माँ, दवा खा ली? हाँ, खा ली। अरे तू दही देना। दही तो नहीं है, तुम्हें कहा था लेकर आना। ओ, भूल गया। माँ, नीचे की दुकान से दही ला दो ना प्लीज। आज बिना दही के खा लो ना। बिना दही के मजा नहीं आता। हाँ तो मोनू ले आएगा। मोनू मोनू कार्टून देख रहा है ना। कार्टून देख रहा है तो? माँ प्लीज। ठीक है, लेके आती हूँ। क्या जरूरत थी माँ को भेजने की? इस उम्र में इतना चढ़ना उतरना। डॉक्टर ने कहा है माँ को वॉक करने के लिए। अपने लिए नहीं, मेरे लिए तो कर लेगी। माँ थाम ले मेरी उंगलियां, दिखाऊं तुझे मैं दुनिया। माँ थाम ले मेरी उंगलियां, दिखाऊं तुझे मैं दुनिया। सुनाऊं तेरी कहानियां, दिखाऊं तुझे। थक गई? सब समझती हूँ मैं तेरी तरकीबें। मेरी शैतानी ओ माँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? ऑल वेल विथ योर फैमिली? आई होप फ्रेंड्स ऑल यू आर वेल विथ योर फैमिली। आशा रखता हूँ आप सभी विद्यार्थी मित्र सकुशल अपने परिवार समेत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 8 के एक नए टॉपिक के बारे में, प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। फ्रेंड्स, अब तक हमारी चैप्टर नंबर 8 की जो जर्नी रही है वो कहाँ तक आके रुकी है, फर्स्ट वन हम उसका जल्दी से रिवीजन कर लेंगे और इसके बाद हम आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो बात की थी हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 के अंदर पहले पैराग्राफ के बारे में, और वही पहला पैराग्राफ हम लोगों के लिए बनता है टू द न्यू क्वेश्चन फॉर्मेट। और ये जो पैराग्राफ है वो हम लोगों को परीक्षा के अंदर 3 मार्क में पूछा जाएगा। क्या है इसका फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन? हम लोगों को पता है इसका फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ अवर रिसोर्सेज, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ अवर रिसोर्सेज, डिफाइन द वर्ड्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा के अंदर तो आप लोगों को ये एक पूरी इंफॉर्मेशन परीक्षा में लिखनी है पॉइंट वाइज। ठीक है, 3 मार्क के डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के बेसिस पे हम लोगों को ये प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, इफ अ पॉसिबल टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की थी हम लोगों ने यूसेज ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, और अच्छी तरीके से जाना था कि रिसोर्सेज में इसमें स्प्लिट पैराग्राफ हम लोगों को दिए गए हैं और क्लासिफाइड 3 तरीके से रिसोर्सेज को किया गया है यूजेस के बेसिस पे। फर्स्ट वन, रिसोर्सेज एज अ फूड सप्लीमेंट्री। सेकेंड वन, रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। एंड थर्ड वन, रिसोर्सेज एज अ एनर्जी रिसोर्सेज। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोगों ने एक बड़े ही महत्वपूर्ण एक और प्रश्न के बारे में जाना था, और वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, मतलब कि इसके कितने प्रकार हम लोगों को दिए गए हैं? मेनली 3 प्रकार हम लोगों को दिए गए हैं, और वो सभी हम लोगों को स्प्लिट फॉर्मेट में दिए गए हैं। ये कभी हम लोगों को परीक्षा के अंदर कोलैबोरेटरी फ्रेंड्स नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तब हम लोगों को ये इस तरीके से स्प्लिटेड फॉर्मेट में ही पूछा जाएगा। फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी, और थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। तो इसके बाद भी इसके अलग से सब डिवीज़न भी हम लोगों ने देखे थे, उसका पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया था, और एक एक वर्ड की हम लोगों ने पूरी डिटेल से डिस्कशन की थी। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर्स में मतलब उसके आगे हम लोगों ने बात की थी प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस क्वेश्चन है, डजंट इम्पोर्टेंट दिस पैराग्राफ टू द रिलेटेड ऑफ अवर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि आज की तारीख तक ये कभी हम लोगों को परीक्षा के अंदर अभी तक पूछा नहीं गया है, सिवाय हम लोगों ने इसकी 2 टाइप्स ऑफ वर्ड डेफिनेशन देखी थी। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये बात
ये उसके स्टेप्स के बारे में है, ये जो है वो रिसोर्सेज की डिटेल्स के बारे में है। और ये क्वेश्चन हम लोगों को परीक्षा के अंदर फ्रेम आउट होगा। अब जो वहाँ पर पिंक कलर के डॉट दिख रहे हो वही टोटेबल लाइन हम लोगों के लिए क्वेश्चन बनती है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिटेल्स, या फिर इंक्लूडिंग द मैटर्स ऑफ कंजर्वेशन एंड प्लानिंग ऑफ आवर रिसोर्सेज, एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ कंजर्वेशन एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो आपको परीक्षा में यहाँ से फ्रेम आउट करना पड़ेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब रिसोर्सेज के बारे में बात आती है फ्रेंड्स। पता है कि हाउ टू द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बट वी डोंट नो अबाउट विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, किस प्रकार के रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है। इस प्रकार के संसाधन जो मानव ज़रूरत को अच्छे तरीके से पूरा कर सके, उसमें क्षमता हो, इस प्रकार के रिसोर्सेज की बात हो रही है। अगर इस प्रकार के रिसोर्सेज की बात करें तो हम लोग सबसे पहले ले सकते हैं लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन। इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंडेड है और इसके बाद ये एक क्वेश्चन के बाद ये पूरी डिटेल लैंड रिसोर्सेज के ऊपर ही आने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है, तो लैंड रिसोर्सेज सबसे पहला। दूसरा हम लोग कह सकते हैं वाटर रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि ह्यूमन एक्टिविटी जितनी भी है, अगर हम लोग सोशलिस्टिक एक्टिविटी की बात करें, हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की बात करें, ट्रेड रिलेशन कोई वेरिएबल हो, पॉलिटिकली कोई बात हो, या फिर एजुकेशनली किसी भी प्रकार के ट्रेडिशनली किसी भी प्रकार की बात हो, एक शब्द में कहूँ आप लोगों को तो ह्यूमन एक्टिविटी जितनी भी है उन सभी चीज़ों को ये एक आधार देता है, जो है वो लैंड रिसोर्सेज है। मतलब सभी कुछ प्रवृत्ति हमारी ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए लैंड रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए बनता है। सेकेंड वन हम लोगों ने बात की थी वाटर रिसोर्सेज के बारे में। हाँ, जल संसाधन, इसके ऊपर तो हम लोगों को अलग से एक 11वां चैप्टर भी दिया गया है और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल से इसकी पूरी डिस्कशन है। इसके बाद थर्ड वन हम लोग ले सकते हैं एग्री बेस्ड रिसोर्सेज या फिर एग्री रिसोर्सेज। अगर मैं आपको बोलूँ कि भारत को आपको एक ही लाइन में डिस्क्राइब करना है तो आप क्या कहेंगे? आप लोग ये कहेंगे कि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। ठीक है, भारत एक खेती प्रधान देश है और आपके देश में खेती सबसे बड़ी विकसित मात्रा में देखने को मिलती है। तो समझ लेना कि आपके देश में और दो संसाधन उपलब्ध अच्छे तरीके से हो गए, एक ज़मीन संसाधन जिसे हम लैंड रिसोर्सेज बोलेंगे और दूसरा जल संसाधन जिसे हम लोग वाटर रिसोर्सेज कहेंगे। ये दोनों आपके देश में अच्छे तरीके से विकसित होंगे, तभी इसके कारण आपके देश में एग्री अच्छी तरीके से, कृषि अच्छी तरीके से विकसित हो चुकी है। ठीक है, एग्री बेस्ड रिसोर्सेज के बारे में। दूसरा सी रिसोर्सेज हम लोग कह सकते हैं, SEA सी रिसोर्सेज। हम लोगों को यहाँ पर ये किसी भी प्रकार का संसाधन का नाम नहीं दिया है, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वी डिस्कशन अबाउट विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए हम क्या बात कर रहे हैं। तो सी रिसोर्सेज के बारे में हम लोग ये कहेंगे कि भाई जो सी रिसोर्सेज है हमारा, अब यहाँ पर से क्वेश्चन और भी क्रिएट होगा कि सर मान लीजिए सी रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज में क्या चेंजेस है। तो फ्रेंड्स सी रिसोर्सेज हम लोग उपयोगिता के आधार पे इन दोनों संसाधन को अलग कर सकते हैं, क्योंकि जल संसाधन का प्राइम उपयोग हम लोग क्या करते हैं तो कि भाई डोमेस्टिक यूजेस के लिए करते हैं, इरिगेशन के लिए करते हैं, ठीक है, और पीने के पानी के लिए करते हैं। लेकिन सी रूट्स के हिसाब से, सी रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड के साथ अगर हम लोगों को रिलेशन बनाना है, एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार के संबंध बनाने हैं, तो समुद्र मार्ग सबसे बड़ा हमारा ऑप्शन है। तो इस उपयोगिता के आधार पे हम लोगों ने सी रिसोर्सेज को जाना है और माना है, क्योंकि समुद्र से सिर्फ ये जलमार्ग ही एक हमारा एक आधार नहीं है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसमें से मिलने वाली जितनी भी चीज़ है उन सभी चीज़ों का व्यापारिक संबंध भी हम लोगों के साथ जुड़ता है, इसलिए सी को हम लोगों ने रिसोर्स माना है। दूसरी बात हम लोग ये भी कह सकते हैं इसके बाद के बारे में कि भाई फॉरेस्ट रिसोर्सेज जिसका डिस्कशन हम कर चुके हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ऑलमोस्ट डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक। और इसके बाद सबसे बड़ा अगर हम लोग इन सभी में से अलग से महत्वपूर्ण संसाधन देखें तो हम लोग उसे कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज। और ह्यूमन रिसोर्सेज की बात अगर आप ह्यूमन को एक रिसोर्सेज के तौर पर देखते हो तो मतलब आप ह्यूमन की एक्टिविटी को इकोनॉमिकल बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू पे डेवलप कर सकते हो या फिर देखते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इकोनॉमिक्स वे की शुरुआत होती है पूरी तरीके से। तो ये चीज़ भी हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, ध्यान में रखना फ्रेंड्स।
इन सभी संसाधन में जो मैंने आपको बोला, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्री रिसोर्सेज, सी रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसके बाद हम लोगों ने बोला कि भाई मिनरल्स रिसोर्सेज। हाँ, तो लेकिन इन सभी रिसोर्स में सबसे बड़ा रिसोर्स महत्वपूर्ण जो है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार का रिसोर्सेज क्यों ना हो फ्रेंड्स, हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि उसके प्लानिंग में और उसके कंजर्वेशन में किस प्रकार की डिटेल इंक्लूड होंगी, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इनको बचाने के लिए, इनका उपयोग करने के लिए। तो फर्स्ट वन थिंग हम लोगों को यहाँ पर यही दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड एंड प्रोबेबल रिसोर्सेज ऑफ एनी रीजन और अ कंट्री एज अ यूनिट। सोचिए फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले आप अपने देश के अंदर उपलब्ध हुए संसाधन और दूसरे देशों के पास उपलब्ध रहे संसाधन का कैलकुलेशन कीजिए। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर दोनों ही चीज़ें दिखाई देंगी। फर्स्ट वन थिंग में हम लोगों को यहाँ पर यह कहा गया है कि सबसे पहले आप अपने देश को, आप अपने प्रदेश को एक यूनिट समझो और उसको यूनिट समझने के बाद अपने देश में एक डेटा एनालिसिस करो जो रिसोर्स के बेस पे हो कि भाई आपके देश में किन प्रकार के रिसोर्स है, आपके प्रदेश में किन प्रकार के रिसोर्स है, उन रिसोर्स को आप उपयोग में लेते हो, ऐसे कितने रिसोर्स है जिसका उपयोग फिलहाल आप कर रहे हो, ऐसे कितने रिसोर्स है जिसका उपयोग आप नहीं कर रहे हो अनयूटिलाइज्ड, और ऐसे कितने रिसोर्स है जिसका आने वाली परिस्थिति में, आने वाले समय में आप उसका उपयोग करेंगे। इसीलिए बोला है यूटिलाइज्ड उपयोग होने वाले संसाधन, अनयूटिलाइज्ड अभी तक उपयोग ना किए जाने वाले संसाधन, और प्रोबेबल मतलब कि आने वाले फ्यूचर में हम लोग उसका उपयोग करेंगे। इसका सबसे पहले आप लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो और इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके देश में कितने ऐसे रिसोर्सेज है जो रिन्यूएबल है, कितने ऐसे रिसोर्सेज है जो नॉन रिन्यूएबल है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस कक्षा पे फैला हुआ है और उसकी मात्रा कितनी है। इसके बाद आप उसका उपयोग का आयोजन बना सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वन थिंग में हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले डेटा एनालिसिस रिसोर्स के बारे में करने को बोला है। सेकेंड वन क्या कर सकते हो आप, द रिसोर्सेज। एक बार डेटा एनालिसिस हो गया, इसके बाद आप देखिए द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल। अब ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ऐसे संसाधन के जो एक बार उपयोग में आने के बाद दूसरी बार उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, उसे वापस बनाया नहीं जा सकता, या फिर लंबे समय तक उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे संसाधन को हम लोग नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीनीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो नॉन रिन्यूएबल है वही लिमिटेड है। तो अगर ऐसे संसाधन आपके पास है तो शुड बी एक्सप्लॉइटेड साइंटिफिकली, उसका उपयोग इस तरीके से करो कि जो उसका नज़रिया वैज्ञानिक तरीके से हो, एंड शुड बी यूज्ड ओनली वेयर इट इज़ नेसेसरी टू यूज देम। अनिवार्य उपयोग आपका हो, आपकी ज़रूरत अनिवार्य हो तो ही आप उसका उपयोग करें। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये सोच के चल सकते हैं कि मान लीजिए फ्रेंड्स क्या बात है, पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल के बाद हाँ तो मान के चल सकते हैं हम लोग पेट्रोल। ठीक है, अब सोचिए वी आर द एजुकेटेड पीपल, हम लोग शिक्षित व्यक्ति है फ्रेंड्स। तो शिक्षित व्यक्ति क्या करता है, अपनी वर्तमान परिस्थिति को देखता है, वर्तमान परिस्थिति को देखने के बाद उसकी परिस्थिति समझता है, उस स्थिति को समझता है और उसमें उपयोग में आने वाले संसाधन को फ्यूचरिस्टिक लेवल पे देखने को या फिर समझने का प्रयत्न करता है। ठीक है, कि वर्तमान में भविष्य की ज़रूरत को भी संयोज्य रखता है। इस प्रकार का हमारा बिहेवियर होना चाहिए। दैट्स वाई इट आवर कॉल्ड एट अ एजुकेटेड पीपल। तभी हम लोग एक शिक्षित मनुष्य कहे जाएंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले ये करना है कि आपके पास पेट्रोल है तो पेट्रोल का इस तरीके से उपयोग करो कि वो लंबे समय तक आपके पास चल सके। मान लीजिए शॉर्ट डिस्टेंस है, आप लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है, वॉकिंग डिस्टेंस मतलब 10 या 5 या 15 मिनट के अंदर, तो आप लोग चल के जा सकते हो फ्रेंड्स। आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स आप लोगों को जाना है तो आप लोग साइकिल लेके जा सकते हो आराम से। सिटी एरिया में आप लोगों को घूमना है तो आप लोग 2 व्हील का उपयोग कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक बाइक का उपयोग कर सकते हो। और अगर लंबे डिस्टेंस पे थोड़ा सा जाना है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर्स, तो आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिसके कारण फ्यूल बचेगा। तो फ्यूल बचेगा तो लंबे समय तक आप उसका अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सकेंगे। आने वाली फ्यूचरिस्टिक हमारी जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी उसका लाभ ले सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये छोटी छोटी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है और इसी छोटी बातों को पकड़ के हम लोगों को अपना एक लंबा नज़रिया रखना है कि जिसके कारण हम लोग अच्छे तरीके से इसको सर्वाइव कर सके और आने वाली पीढ़ी को भी ये संसाधन उपलब्ध करा पाए।
attempt should be made to develop those resources the quantity of which can be increased। अब ऐसे संसाधन आपके पास है फ्रेंड्स कि जो टेक्निकली अगर आप लोग हेल्प लो तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका उपयोग आप बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अब हम लोगों को ये पता है फ्रेंड्स, अब आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बात बताऊँ कि भाई टेक्नोलॉजिकल युग, टू द टाइम ऑफ प्रेजेंट टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी, यू कैन कॉल द टेक्नोलॉजिकल टाइम। आप लोग ये कह सकते हो कि भाई अभी का तो टाइम रियली टेक्निकली है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का अगर आप सकारात्मक उपयोग करो, इफ़ यूज़ अ पॉजिटिव वे, सकारात्मक उपयोग करो तो आपको ये आशीर्वाद लगेगी। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का अगर आप दुरुपयोग करो तो ये अभिशाप है फ्रेंड्स। रिसेंटली मान लीजिए अभी हम लोगों के पास ये एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, और यही एंड्रॉयड फ़ोन आज एजुकेशन के बेसिस पे ऑनलाइन लेक्चर्स में इस परिस्थिति में, कोविड-19 की परिस्थिति में कितना ज़्यादा उपयोगी हम लोगों के लिए बन रहा है, ठीक है। मैं और आप इसके ज़रिए हम लोग कनेक्टेड रह सकते हैं। दूसरी बात, अगर इसी फ़ोन पे हम लोग एंड्रॉयड सिस्टम में ही अगर हम पबजी खेलेंगे, 3 से 4 घंटे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने में गुजार देंगे तो वो टाइम कंज्यूम कितना करेगा, ठीक है, टाइम खराब करेगा हमारा। जो काम जिस समय पे होना चाहिए वो नहीं होगा। मतलब टेक्नोलॉजी का सकारात्मक उपयोग आशीर्वाद, टेक्नोलॉजी का नकारात्मक उपयोग अभिशाप। तो इसी टेक्नोलॉजी की मदद लेके हम फ्यूचरिस्टिक ऐसे रिसोर्सेज के ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। तो उसके ऑप्शंस अगर हम लोगों को मिल गए तो हमारे जीवन काल में उसका अगर एक कमी महसूस हम लोगों को नहीं होगी। तो ये भी चीज़ ज़रूरी है, ये बढ़ाओ आप। द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड आर ईजीली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड बट इंस्टेड दे शुड बी यूज्ड स्प्रिंगली फॉर फ्यूचर यूज़। अभी हम लोगों के लिए मॉनसून की सीज़न चल रही है फ्रेंड्स, तो मॉनसून के अंदर पानी की कीमत कितनी, हाँ, वैल्यूएशन हम लोग उसकी कितनी बनाएंगे, हम लोगों को पता है कि वैल्यूएशन हम लोगों के लिए अभी नाम मात्र की नहीं है। लेकिन इसी पानी की कीमत समर सीज़न में इतनी बढ़ जाएगी, हम लोगों को पता है, जैसे ही पानी ख़त्म होगा, ठीक है, राजस्थान जैसे एरिया में, कच्छ जैसे एरिया में तो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। और ये बात भी सही है क्योंकि इसका पूरा एक मूल्य जो है, वैल्यू जो है, वो अपनी लाइफ के साथ सीधा डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस प्रकार के संसाधन जो अभी आपको सरलता से उपलब्ध हो रहे हैं, जो आपको इजीली प्राप्त हो रहे हैं, इसे इस तरीके से उपयोग में ले कि ज़रूरत ख़त्म हो, ज़रूरत के बेसिस पे संसाधन ख़त्म ना हो। ये ध्यान में रखना एक बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल वापस से कहता हूँ, वी आर एन एजुकेटेड पीपल, हम शिक्षित मनुष्य है। तो ये चीज़ हम लोगों को पहले ध्यान में रखनी है कि आज की तारीख में जो सरलता से हम लोगों को मिल रहा है उसे भी बचाना अत्यंत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग ये जानते हो कि अभी पॉपुलेशन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि आप लोग को पता है कि संसाधन सामने इतने हैं नहीं। अगर ये ख़त्म हो गए तो हम लोगों को पता है कि मनुष्य जो है वो कि कोई किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं करेगा, लेकिन 3 चीज़ों की डिमांड तो करेगा, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इन प्राइम नीड्स को ख़त्म करने के लिए भी हम लोगों को रिसोर्सेज का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग अभी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग कंजर्वेशन के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहे किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, किसी भी टाइप का रिसोर्सेज हो, इसको बचाना हमारी सबसे पहली प्राइम ड्यूटी मानी जाती है। इसके बाद देखिए, those resources which are in limited quantity should be conserved। अब ऐसे संसाधन जो नॉन रिन्यूएबल है, जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, उसे बचाना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले ही बोला है, पेट्रोलियम का एग्जांपल हम लोग देख ही चुके हैं। फाइंडिंग इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज फेवरेबल इन लॉन्ग टाइम। आज की तारीख में हम लोगों को पता है फ्रेंड्स कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हमारे पास ऐसे नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज की कितनी सारी इक्विपमेंट्स है। तो ये एक ऑप्शन हमारे लिए बनता है बिजली के इन प्लेस ऑफ वर्ड्स में। तो अगर आपके मेरे और आपके घर में जो थर्मल बिजली आ रही है, उस थर्मल बिजली के अंदर इन प्लेस में हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारे हाउसिंग पे, हमारे छत पे, टेरेस पे हम लोग सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिसके कारण हमारा होम यूज़ जो एनर्जी का है वो हम उसकी खपत से पूरा कर सकते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा फ्यूल जो है वो बचेगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल बचेगा, काफ़ी ज़्यादा कोल बचेगा। और ये तो एनर्जी इस प्रकार की है, नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी का आप जितना भी उपयोग करेंगे वो ख़त्म नहीं होगी। दूसरी बात, वो नॉन पॉल्यूटेड है, मतलब प्रदूषण नहीं होगा। मैंने जिस तरीके से आपको बोला था कि आपको शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है, आप इलेक्ट्रिक बाइक का उपयोग करो। इलेक्ट्रिक बाइक का उपयोग करोगे तो 2 फायदे होंगे। एक फ़ायदा, एक तो कम प्राइस, दूसरा फ़ायदा तो वो नॉइज़ पैदा नहीं करती, मतलब कि आवाज़ नहीं निकालती, तो हवा प्रदूषण बचेगा, ध्वनि प्रदूषण बचेगा। दूसरा, फ्यूल का कंज्यूम नहीं होगा। फ्यूल कंज्यूम नहीं हो रहा है मतलब पीछे से जो
गैस निकलती है वो नहीं निकलेगी। मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ हवा प्रदूषण भी नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ें हम लोग आराम से सेटल कर सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है फ्रेंड्स, एक हमारा सूटेबल स्टेप लेने के कारण। तो ये चीज़ हम लोगों को एक एजुकेटेड पीपल के अनुसंधान में सोचनी है, तभी हमको कुछ ऐसा ऑप्शन क्रिएट कर पाएंगे, और टेक्नोलॉजिकल सहायता से ही ये सभी कुछ चीज़ें जो है वो हो सकती है। तीसरा फ़ायदा तो मैंने आपको कहा ही नहीं, इलेक्ट्रिक बाइक का अगर उपयोग होगा तो अगर मान लीजिए कभी कभार आपका खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे ऐसा, लेकिन सोचिए अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आपके ऊपर ये क्या है, तो कि ये तो मोटरसाइकिल है, हाँ, इसमें लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोगों को वो भी चिंता नहीं है, और तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर से ऊपर इसकी स्पीड भी नहीं जाएगी। मतलब ये एकदम मीडियम स्पीड पे आप लोगों को अच्छी तरीके से एवरेज भी देगा। इतना ज़्यादा फ़ायदा है, तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर हम लोग एक ही बिजनेस में 2 कलीग्स जुड़े हुए हैं तो दोनों ही एक ही गाड़ी पे जा सकते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी मैटर है फ्रेंड्स कि जिसके कारण हम लोग संसाधन की बड़ी बचत कर सकते हैं। Necessary laws should be formed for the conservation of resources and should be enforced strictly. अब आप लोग ये तो जानते हो कि हम लोग भारत जैसे देश में रह रहे हैं फ्रेंड्स, और वहाँ पर तो हम लोग सरकार का भी नहीं मानते। अभी परिस्थिति ही देख लो, गवर्नमेंट ने हम लोगों को कितना समझाया भाई कि आप लोग मास्क पहनिए, आप लोग सोशल डिस्टेंस में रहिए, आप लोग फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करते रहिए, लेकिन हम कहाँ सुनने वाले हैं भाई, ठीक है ना। हम लोग तो अपनी मर्जी के मालिक है भाई, हम लोग तो डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, लोकशाही शासन है, हम लोगों को पूरी आज़ादी है घूमने फिरने की। अरे समझो, टाइम को समझो, परिस्थिति को समझो। अगर यहाँ पर लोग अपनी पर्सनली इंडिविजुअल हेल्थ के बारे में कॉन्शियस नहीं है फ्रेंड्स, तो सोचिए आप लोग ये अवेयरनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की अवेयरनेस की, संसाधन को बचाने की अवेयरनेस की, तो ये तो काफ़ी जटिल बात है। हाँ, लेकिन ये सीखना हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सरकार क्या करेगी, तो कि इसका पालन करवाने के लिए, इसको बचाने के लिए ये करवाया जा सकता है कि नियम बनाइए, आप लॉ बनाइए, स्ट्रिक्टली रेगुलेशंस बनाइए, तो ही ये हम जो जनता है वो मानेंगे, ठीक है। इसके नीचे एक समझदारी का पॉइंट दिया गया है, ध्यान से देखिए। सिटीजन शुड बी वेल एक्वेंटेड विथ ऑल फैक्ट्स एसोसिएटेड विद द रैशनल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज एंड पब्लिक अवेयरनेस शुड बी कल्टिवेटेड। एक आइडियल सिटीज़न के अनुसंधान में, एक आदर्श नागरिक के तरीके से हम लोगों को ये सोचना ज़रूरी है, कि भाई रिसोर्सेज एज अ पब्लिक अवेयरनेस शुड बी कल्टिवेटेड। क्या सोचना ज़रूरी है, अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी होगी। हम लोगों को समझाना, हम लोगों को दूसरे लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान में रखिए, इस प्रकार के संसाधन को बचाना ज़रूरी है। पेट्रोल आज है कल नहीं होगा, प्लीज़ कम उसका उपयोग करिए, जल का सम्मान कीजिए, उसका ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करिए। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हमारा देश विकास की ओर भी गति करेगा, साथों साथ संसाधन का इस तरीके से उपयोग होगा कि लंबे समय तक हम इसका उपयोग कर पाएंगे, भावी पीढ़ी को ये विरासत में भी दे सकते हैं हम लोग, और एक अच्छी तरीके से कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इसका बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बात की पूरी डिटेल कंजर्वेटिव फॉर्मेट के बारे में, प्लानिंग के बारे में, टू द रिलेट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, इसके बारे में समझे। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब 6+1 की थियरी बनती है। 3 मार्क के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम वापस मिलेंगे तब सॉइल फॉर्मेशन के बारे में और सॉइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की जो कंटेंट है उस कंटेंट को आपको फेसबुक में एक बार पॉइंट वाइज लिख लेना है, और फ्रेंड मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, इसीलिए आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी 2 बार आपकी रफ बुक में लिखना होगा। ओके, वापस से मिलेंगे तब अगले नए 2 टॉपिक के बारे में कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्ण, स्टे सेफ, स्टे होम।